नमस्कार। मैं डॉक्टर सविता चौधरी, सहायक आचार्य इतिहास, राजकीय महाविद्यालय बूंदी। आज की ई क्लास में आपका स्वागत करती हूँ। आज मैं राजस्थान में पाए जाने वाले मत्स्य, शिवी और मालव जनपदों के बारे में पढ़ाने जा रही हूँ। मत्स्य, शिवी और मालव ऐसे राज्य थे जो कि राजस्थान में स्थित थे। राजस्थान क्योंकि भारत के उत्तर पश्चिमी भाग में स्थित है, अतः ऐतिहासिक चरण के प्रारंभिक दौर में राजस्थान में होने वाली घटनाओं को उत्तर पश्चिमी सीमांत पर होने वाली घटनाओं के संदर्भ में पढ़ सकते हैं। ये घटनाएं मुख्यतया विदेशी आक्रमणों के दौर के रूप में हुई, जिन्होंने भारत के आंतरिक इतिहास को भी प्रभावित किया। दूसरा मुख्य दृष्टिकोण भारत में चलने वाली साम्राज्य निर्माण की प्रक्रिया का था। राजस्थान क्योंकि भारत का एक प्रांत था, तो वह यहाँ पर चलने वाली साम्राज्य निर्माण की प्रक्रिया का अंग बना। तो हम ये देखते हैं कि मत्स्य, शिवी और मालव जनपद किस प्रकार से उत्तर पश्चिमी सीमांत की घटनाओं और भारत के अंदर चलने वाली साम्राज्य निर्माण की घटनाओं से प्रभावित हुए। सबसे पहले हम मत्स्य जनपद को पढ़ेंगे। सबसे पहले हम मत्स्य और जनपद शब्दों पर विचार करें। मत्स्य का अर्थ है मछली, जनपद राज्य को कहते हैं। ये आर्य कबीलों के भारत में स्थायी रूप से बसने की प्रक्रिया का अंग थे। आर्य कबीलों को जन, गण, विश्व कहा जाता था। ये अपने प्रारंभिक दौर में घुमंतु कबीलों के रूप में विचरण करते थे और पशुपालन इनका आजीविका का मुख्य साधन था। जब इन्होंने कृषि करना शुरू किया और भूमि पर अधिकार करना शुरू किया, तब ये घुमंतु कबीलों के बजाय स्थायी राज्यों में परिवर्तित हो गए और जन की बजाय जनपद कहलाने लगे। भारत के इतिहास में ईसा पूर्व 6ठी शताब्दी में आर्य कबीलों के जन से जनपद बनने की प्रक्रिया चल रही थी और कुछ जनों ने, जो कि शक्तिशाली थे, अपने पड़ोस के जनपदों पर अधिकार करके अपने आप को बड़े जनपद, जिनको कि महाजनपद कहा गया, के रूप में विकसित कर लिया। तो आर्य सभ्यता का काल, जिसको हम 15वीं शताब्दी ईसा पूर्व से प्रारंभ मानते हैं, भारत में 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व तक आते आते इन आर्य कबीलों ने भारत में 16 बड़े महाजनपदों की स्थापना कर ली थी। उनमें से मत्स्य एक महाजनपद था, जो कि राजस्थान में स्थित था। नक्शे में हमने 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व के 16 महाजनपदों को पॉइंट आउट किया है। इसमें राजस्थान में पाए जाने वाला मत्स्य जनपद को आप देख सकते हैं। मत्स्य जनपद को पढ़ते समय कुछ दूसरे जनपदों का संदर्भ भी होगा, तो दूसरे जनपदों की स्थिति को भी देख लेना ठीक है। मत्स्य जनपद के पूर्व दिशा में मथुरा को केंद्र बनाकर सूरसेन महाजनपद था। मत्स्य महाजनपद सूरसेन की ही एक शाखा माना जाता था। दिल्ली मेरठ में कुरु महाजनपद था, यमुना नदी के किनारे पर। आप जानते हैं कि पांडव कुरु महाजनपद से आते थे। मध्य भारत में चेदी राजवंश है। ये भी महाभारत काल में एक बड़ा राजवंश था, बड़ा महाजनपद था, और चेदी राजवंश ने कुछ समय के लिए मत्स्य महाजनपद पर अधिकार कर लिया था। सबसे महत्वपूर्ण घटना जो इस समय भारत के इतिहास में आती है, वो यह है कि 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में 16 महाजनपदों के बनने के पश्चात भारत में एक चक्रवर्ती साम्राज्य के निर्माण की प्रक्रिया मगध महाजनपद के नेतृत्व में शुरू हुई। मगध में 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में हर्यक, पुष्यमित्र, नंद
और उसके बाद मौर्य सम्राटों के नेतृत्व में एक अखिल साम्राज्य बनने की प्रक्रिया का दौर चला, जो कि मौर्य सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य और अशोक के समय में एक अखिल भारतीय साम्राज्य बन गया। मत्स्य महाजनपद, जैसा कि हमने देखा कि ये आर्यों के स्थायी रूप से बसने की प्रक्रिया में एक कबीला था। तो आर्यों के समय में ऋग्वैदिक काल में एक बड़ी घटना का उल्लेख आता है, जिसे दासराग्य युद्ध कहा जाता है। ये दासराग्य युद्ध आर्य कबीलों में आर्यावर्त आर्य सप्त सैंधव प्रदेश में निवास करते थे। सप्त सैंधव प्रदेश सिंधु, झेलम, चिनाब, रावी, व्यास, सतलज और सरस्वती इन नदियों को मिलाकर बनता था। ऋग्वैदिक काल में आर्य इस सप्त सैंधव प्रदेश में निवास करते हुए पाए जाते हैं। इन आर्य कबीलों में एक के ऊपर दूसरे की प्रभुसत्ता को स्थापित करने के लिए एक बड़ा युद्ध हुआ, जिसको दासराग्य युद्ध कहा जाता है। इस दासराग्य युद्ध में एक तरफ भरत कबीले के राजा सुदास थे और दूसरी तरफ 10 कबीले काउंट किए जाते हैं, इसलिए इसको दासराग्य या 10 राजाओं का युद्ध कहा जाता है। ये 10 राजाओं में अलिन, मलान, पक्य, शिव, विषाणिन, यदु, द्रुह, तुरु, पूर्वस, अनुस, ये 10 कबीले थे। इन कबीलों का नेतृत्व राजा दिवोदास कर रहे थे। राजा सुदास और राजा दिवोदास के बीच में रावी नदी के किनारे पर ऋग्वैदिक काल में युद्ध हुआ, जिसमें राजा सुदास की विजय हुई और राजा सुदास के नेतृत्व में भरत राजवंश भारत का उस समय का सर्व प्रमुख आर्य कबीला बन गया और भारत कबीले के नाम पर ही भारत का नामकरण भारत किया जाता है। तो राजा सुदास के सामने लड़ने वाले जिन 10 कबीलों की गणना की जाती है, उसमें मत्स्य का नाम नहीं आता है, लेकिन अन्यत्र संदर्भों में ये उल्लेख मिलता है कि राजा सुदास के दुश्मनों में से एक मत्स्य जन भी था। तो मत्स्य जन का सबसे पहला संदर्भ ऋग्वेद में मिलता है। इनको मत्स्य या मच्छ इसलिए कहा जाता है क्योंकि मछली या मत्स्य इनका राज चिन्ह था। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में हमने आपको बताया कि ये भारत के 16 महाजनपदों में से एक बन गया था, जो कि राजस्थान में स्थित था और राजस्थान के जयपुर, भरतपुर और अलवर जिलों में फैला हुआ था। मोटे तौर पर राजस्थान की चंबल नदी जो दक्षिण पूर्वी राजस्थान में बहती है और सरस्वती नदी जो उत्तर पश्चिमी राजस्थान में बहती है, दोनों के बीच में पाए जाने वाले विस्तृत प्रदेश पर मत्स्य महाजनपद का अधिकार था। इस जनपद की राजधानी विराटनगर थी, जो कि यहाँ के शासक विराट के द्वारा बसाई गई थी। मत्स्य राज्य और उनकी राजधानी विराट और उनके राजा विराट का संदर्भ महाभारत में आता है, जबकि पांडवों ने अपने वनवास का 13वां वर्ष, जो कि अज्ञातवास के रूप में बिताया जाना था, राजा विराट के यहाँ मत्स्य राज्य में व्यतीत किया था। तात्पर्य यह है कि महाभारत काल में, जिसको भारत के इतिहास के संदर्भ में महाकाव्य काल कहा जाता है, 5वीं 4ठी शताब्दी ईसा पूर्व, इस समय में मत्स्य महाजनपद देश की राजनीति में अपनी मुख्य भूमिका निभा रहा था। लेकिन महाभारत काल के पश्चात जबकि बुद्ध काल आया, बुद्ध काल के समय तक मत्स्य महाजनपद का वो प्रभाव नहीं रहा था और कुछ समय के लिए मध्य भारत में पाए जाने वाले चेदी महाजनपद ने मत्स्य महाजनपद पर अधिकार कर लिया। लेकिन मत्स्य महाजनपद चेदियों की अधीनता से स्वतंत्र हुआ और फिर से अपना विस्तार या अपने स्वतंत्र अस्तित्व को बनाया। ये मत्स्य एक
राजतंत्रात्मक शासन व्यवस्था के अंतर्गत संगठित थे। ये मत्स्य चेदियों से स्वतंत्र होने के पश्चात स्वतंत्र राज्य के रूप में बने रहे, लेकिन चौथी शताब्दी ईसा पूर्व में जबकि सिकंदर ने भारत पर आक्रमण किया, पंजाब में रहने वाले अनेक गण जैसे कि मालव, अर्जुनायन, शिवी पंजाब से विस्थापित होकर दक्षिण पूर्व दिशा में पलायन करते हुए राजस्थान की भूमि पर आकर बस गए। मालवों ने मध्य राजस्थान में, अर्जुनायनों ने पूर्वी और दक्षिणी पूर्वी राजस्थान में, सिवियों ने दक्षिणी राजस्थान में अपना राज्य स्थापित किया और इस प्रकार से तीन दिशाओं की तरफ से मत्स्य राज्य संकुचित महसूस करने लगा। जैसे जैसे मालव, अर्जुनायन और शिवियों की शक्ति में विस्तार हुआ, वैसे वैसे मत्स्य महाजनपद संकुचित होता गया और एक मामूली राज्य के रूप में बचा रहा। जब मगध मगध महाजनपद के नेतृत्व में भारत में साम्राज्य निर्माण की प्रक्रिया चल रही थी और मगध भारत के महाजनपदों पर अधिकार करने जा रहा था, उस समय मत्स्य महाजनपद भी उनकी साम्राज्यवादी धारा में प्रवाहित हो गया और हम देखते हैं कि मौर्य साम्राज्य के समय में मत्स्य मौर्य साम्राज्य का अंग था। मत्स्य की जो राजधानी थी विराटनगर, वो मौर्य साम्राज्य के पतन के पश्चात पनपी हुई नहीं रही और आधुनिक समय में विराटनगर, जो कि जयपुर जिले में बैराठ के नाम से पाया जाता है आजकल, वहां पर एक बड़ी पुरातात्विक स्थल के रूप में उसका उत्खनन किया गया है और मौर्य साम्राज्य से जुड़े हुए बहुत सारे पुरातात्विक अवशेषों का वहां पर पता चला है। तो बैराठ नगर जो है, वहां पर पाए जाने वाले पुरातात्विक अवशेषों के बारे में हमने एक अलग व्याख्यान रखा है, इसलिए यहाँ पर उसके बारे में बात नहीं करेंगे। तो इस तरीके से मत्स्य जनपद था जो कि आर्य जनपदों में से एक था और वो भारत के बृहत्तर साम्राज्य यानी मगध साम्राज्य का एक हिस्सा बन गया और इस तरीके से मत्स्य का स्वतंत्र अस्तित्व विलीन हो गया। आप देखते हैं कि जब राजस्थान का एकीकरण हुआ, तब राजस्थान के एकीकरण के प्रथम दौर के रूप में अलवर, भरतपुर, धौलपुर और करौली जिलों को संगठित किया गया और उनको मत्स्य संघ नाम दिया गया। यह राजस्थान के इतिहास में पाए जाने वाली अतीत की उसी परंपरा का सम्मान करना था जो कि मत्स्य जनपद के रूप में वहां पर किसी समय अस्तित्व में रही थी। दूसरा महाजनपद जो हमको पढ़ना है वह शिवी जनपद है। ये जो जनपद है, इनमें दो तरीके की राज व्यवस्थाएं मुख्य रूप से पाई जाती हैं। या तो ये राजतंत्रात्मक राज्य होते हैं, जैसे कि आपने मत्स्य महाजनपद के रूप में देखा, या ये गणतंत्रात्मक राज्यों के रूप में होते हैं। तो शिवी और मालव जो दो शेष बचे हुए गणों का हम अध्ययन करेंगे, वो गणतंत्रात्मक राज्यों के रूप में थे। ये गणतंत्रात्मक राज्य हमेशा एक ही प्रकार की शासन व्यवस्था के अंतर्गत नहीं रहते हैं। ऐसा संभव है कि कोई गणतंत्र राजतंत्र में परिवर्तित हो गया हो और यह भी संभव है कि कोई राजतंत्र गणतंत्र में परिवर्तित हो गया हो। शिवी महाजनपद या शिवी गण या शिवी जनपद का इतिहास भी ऋग्वेद से प्रारंभ होता है। हमें फिर से दासराग्य युद्ध तक जाना होगा, जबकि राजा सुदास से लड़ने वाले 10 राजाओं को हमने काउंट किया था। यदु, द्रुहु, तुरु, यदु, द्रुहु यदु, द्रुहु, तुरुवस, पुरु, अनुस, अलिन, मलान, पक्य, शिव, विषाणिन। शिव जो नाम आर्य कबीले का नाम गिना गया है दासराग्य युद्ध के दौरान, वह बाद में मुख्य रूप से पहचाने जाने वाला शिवी गण था। ये दासराग्य युद्ध क्योंकि रावी नदी के किनारे पर हुआ था, तो स्वाभाविक रूप से ये पंजाब में रहने वाला एक गण था। महाभारत में भी इसका उल्लेख आता है, जबकि पाकिस्तान के बलूचिस्तान की स्वात घाटी में पाए जाने वाली जाति के रूप में इसका उल्लेख मिलता है।
जब महात्मा बुद्ध का आविर्भाव हुआ और बौद्ध ज्ञान का प्रसार हुआ, तब बौद्ध ज्ञान का प्रसार किए जाने वाले राज्यों में से एक में शिवी का भी नाम आता है और महावस्तु में इस प्रकार का उल्लेख मिलता है। यानी हम कह सकते हैं कि भारत में ऋग्वैदिक आर्यों के प्रारंभ होने के समय से छठी शताब्दी ईसा पूर्व तक शिवी जाति जो थी वो भारत के पश्चिमी भाग में पंजाब राज्य में निवास करती हुई आ रही थी। जब चौथी शताब्दी ईसा पूर्व में सिकंदर ने भारत पर आक्रमण किया, तब इन गणों का किसी बड़ी विदेशी शक्ति से सामना हुआ जो कि भारत को जीतने का स्वप्न देखती थी। ये गण हालांकि बड़े जुझारू वृत्ति के थे, लेकिन सिकंदर की शक्ति के सामने टिक पाना असंभव था। यह और भी महत्वपूर्ण इसलिए हो जाता है कि इन गणों के, जो कि इन पश्चिमोत्तर भारत में पाई जाने वाली नदियों के बीच के इलाकों में ऊपर नीचे निवास करते थे, इनके आपसी रिश्ते बहुत सौहार्दपूर्ण नहीं थे। तो सिकंदर के आक्रमण के दो प्रभाव हुए। पहला प्रभाव ये कि इन गणों ने ये सोचा कि यहाँ से विस्थापित हो जाना ठीक रहेगा अगर उनको अपने अस्तित्व को बनाए रखना है। दूसरा प्रभाव, सिकंदर ने ये महसूस किया कि जिस प्रकार का प्रतिरोध इन छोटी छोटी जातियों के द्वारा अलेक्जेंडर को दिया जा रहा था, उस प्रतिरोध को देखते हुए अलेक्जेंडर, सिकंदर के लिए ये संभव नहीं लगता था कि वो पूरे भारत पर अधिकार कर सकेगा और वहां पर अपना साम्राज्य बनाए रख सकेगा। इसलिए सिकंदर ने पश्चिमोत्तर भारत से ही लौट जाना उचित समझा और भारत पर विजय करने का उसका स्वप्न पूरा नहीं हुआ। तो सिकंदर के आक्रमण का सामना करने के पश्चात शिवी जाति पंजाब से दक्षिण पूर्व की ओर चली और राजस्थान में आकर सेटल हो गई। राजस्थान में, दक्षिणी राजस्थान में को इन्होंने अपना केंद्र बनाया और नगरी या मध्यमिका नगरी जो कि चित्तौड़गढ़ में चित्तौड़ से 13 किलोमीटर दक्षिण पूर्व में पाई जाती है, नगरी या मध्यमिका नगरी को इन्होंने अपनी राजधानी बनाया। सिकंदर के आक्रमण के पश्चात सिकंदर का जो भारत से लगने वाला प्रदेश था, वहां पर सेल्यूकस को गवर्नर बनाया गया। सेल्यूकस स्वतंत्र हो गया। सेल्यूकस की मृत्यु के पश्चात यह यूनानी राज्य छोटे छोटे राज्यों में विभक्त हो गया और दूसरी शताब्दी ईसा पूर्व में इन छोटे राज्यों में से एक बैक्ट्रियन राजाओं ने भारत पर आक्रमण किए। ये बैक्ट्रियन राजाओं के प्रथम आक्रमण दूसरी शताब्दी ईसा पूर्व में हुए और यह विवाद है कि प्रथम आक्रमण करने वाला राजा हर्मियस था अथवा कि मिलिंद या मिनेंडर था। ये आक्रमणकर्ता के रूप में ये मगध साम्राज्य की राजधानी पाटलिपुत्र तक चले गए और राजस्थान में नगरी अथवा मध्यमिका नगरी को भी इनके आक्रमण का सामना करना पड़ा। यूनानियों का यह भारत आक्रमण अथवा भारत विजय चिरस्थायी नहीं रही। धीरे धीरे यहाँ पर बसे यूनानी भारत की जनसंख्या में समाहित हो गए, लेकिन यूनानी आक्रमणों के कारण ग्रीक और भारतीय संस्कृतियों का मेल हुआ और उस संस्कृति से दोनों ही संस्कृतियों में कुछ सांस्कृतिक आदान प्रदान हुए। एक बड़ी महत्वपूर्ण बात यह थी कि ग्रीक लोग इस तरीके के सिक्के ढाला करते थे जिन पर लेख खुदे होते थे। इससे पहले भारत के इतिहास में जो सिक्के डाले जाते थे उन पर लेख नहीं होते थे, उन पर कुछ पशु पक्षियों या कुछ अन्य आकृतियों के निशान होते थे। उनको पंचमार्क सिक्के कहा जाता था। तो यूनानियों के साथ लेन देन का एक प्रभाव यह हुआ कि उन्होंने सिक्के चलाने की परंपरा को और लेख लिखे हुए सिक्के चलाने की परंपरा को भारत में प्रारंभ किया और ये जो जनपद या गण इस समय राजस्थान के इतिहास में पाए जाते हैं, शिवी और गण, ये इन शासकों के, इन गणों के सिक्के इतनी प्रचुर मात्रा में राजस्थान में पाए जाते हैं कि अन्य स्रोतों के अभाव में, जबकि इस समय को भारतीय इतिहास का अंधकार युग कहा जाता है क्योंकि साहित्यिक स्रोत अधिक मात्रा में नहीं मिलते हैं, लेकिन क्योंकि इन गणों ने अपने सिक्के पर्याप्त मात्रा में छोड़े हैं तो सिक्के ही इनके इतिहास का
और तत्कालीन भारत के इतिहास का निर्माण करने में प्रमुख स्रोत के रूप में भूमिका निभाते हैं। नगरी या मध्यमिका नगरी, जो कि सीवी जनपद की राजधानी थी, इसका उत्खनन आधुनिक समय में हुआ। सबसे पहले डॉक्टर भंडारकर ने 1904 में और उसके पश्चात 1962-63 में केंद्रीय पुरातत्व विभाग के द्वारा इस नगरी नामक स्थल का उत्खनन किया गया, जहां पर्याप्त मात्रा में सीवियों के सिक्के पाए गए हैं। जब भारत में यूनानी आक्रमणों के पश्चात अन्य विदेशी जातियों के आक्रमण हुए, उन विदेशी जातियों में शक और कुषाण थे। कुषाणों के बाद भारत में गुप्त साम्राज्य की स्थापना हुई। तो जब शक और कुषाणों के राज्य भारत में थे, तो शक और कुषाणों का राजस्थान पर अधिकार स्वीकार किया जाता है। तो हम ये मान सकते हैं कि शिवी जनपद शक और कुषाणों के प्रभाव में चला गया था। जब गुप्त साम्राज्य की स्थापना हुई, तब चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के बारे में यह स्वीकार किया जाता है कि ये भारत के पश्चिम दिशा में पाए जाने वाले गण, जिनको कि समुद्रगुप्त ने अपनी नीति के अंतर्गत इस तरीके की नीति अपनाई थी कि इनको अपने अधीन बनाकर स्वतंत्र अस्तित्व बनाए रखने दिया था। वह नीति चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के समय में बदल गई और उसने पश्चिमोत्तर भारत में रहने वाले गणों का समूल उन्मूलन करके उनको अपने साम्राज्य में मिला लिया, और इस तरीके से सिवी जनपद का अंत हुआ होगा और वो भारतीय साम्राज्य का हिस्सा बना होगा। तीसरा जनपद जिसको कि हमको पढ़ना है वो मालव जनपद है। यह भी एक गणतंत्रात्मक राज्य था। मालव भी सिकंदर के आक्रमण के समय पंजाब में रावी और चिनाब नदियों के संगम पर रहा करते थे। उनका सिकंदर से सामना हुआ। मालव और शूद्रक जातियों ने मिलकर एक संघ बनाया था सिकंदर से लड़ने के लिए, लेकिन इससे पहले कि वो संयुक्त हो पाते, सिकंदर का आक्रमण हुआ और आक्रमण इतना भयंकर रहा कि सिकंदर ने क्रोध में आकर मालव लोगों का कत्लेआम कराया। इस आक्रमण में सिकंदर भी घायल हो गया और मालव लोगों ने सिकंदर के चले जाने के पश्चात वहां से अंदर की तरफ, जो कि अधिक सुरक्षित क्षेत्र था, विस्थापित होना और फिर से अपने आप को स्थापित करना उचित समझा। ये मालवगण की शस्त्रोन्मुखी प्रवृत्ति के कारण पाणिनि ने, जिन्होंने की व्याकरण की टीका अष्टाध्यायी लिखी है, मालवों को आयुधजीवी कहा है। ये एक गणतंत्रात्मक राज्य थे और सिकंदर के आक्रमण के पश्चात फिर से स्थापित होकर राजस्थान की भूमि पर मध्य राजस्थान में आकर बस गए। राजस्थान में अजमेर, टोंक और उदयपुर के कुछ क्षेत्रों में इन्होंने अपना फैलाव किया और यहाँ पर दूसरी शताब्दी ईसा पूर्व में इनके पर्याप्त सिक्के पाए गए हैं। टोंक में नगर या करकोट नगर को इन्होंने अपनी राजधानी बनाया। जब शक और कुषाण राज्य या साम्राज्य भारत में स्थापित हुए, तो मालव उनके प्रभाव में चले गए। शक और कुषाण राज्यों के पराभव के पश्चात इन्होंने अपनी स्वतंत्रता को फिर से स्थापित किया और इस बार इन्होंने अपना शासन तंत्र गणतंत्र से राजतंत्र में तब्दील कर लिया। भीलवाड़ा में नांदसा यूप एक स्तंभ के ऊपर पाए जाने वाला लेख है, जो कि मालव गण से संबंधित है। उस लेख में मालव लोगों के द्वारा अश्वमेध यज्ञ के किए जाने की सूचना मिलती है। इस स्तंभ लेख की अवधि 226 कॉमन इरा यानी 226 ईस्वी की है और उससे यह पता पड़ता है कि इस समय में मालव फिर से एक स्वतंत्र राज्य के रूप में निवास करते थे। फिर वही हुआ कि जब गुप्त साम्राज्य की स्थापना हुई, समुद्रगुप्त ने भारत के पश्चिम में रहने वाले गणराज्यों को अपने अधीन किया और समुद्रगुप्त के उत्तराधिकारी चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य ने गणों का समूल उन्मूलन किया और इस तरीके से राजस्थान में रहने वाले जातियां या राजस्थान में रहने वाले छोटे छोटे गण भी विशाल गुप्त साम्राज्य का अंग
बन गए। ये मालव नगर की राजधानी नगर या करकोट नगर का उत्खनन आधुनिक समय में किया गया है। नगर और रेड दोनों टोंक जिले में है और दोनों ही स्थानों पर मालव गण से संबंधित सिक्के बहुत मात्रा में पाए गए हैं, जिसके कारण मालवों के इतिहास की संरचना संभव हो सकी है। ये नगर का उत्खनन 1942-43 में श्री कृष्ण देव के द्वारा किया गया। रेड 1938-40 में किया गया। यहाँ पर सिक्के जो पाए गए हैं उन पर मालव जनपद ब्राह्मी लिपि में उत्कीर्ण पाया गया है। ये सिक्के इतने अधिक मात्रा में पाए गए हैं कि इतनी पुनरावृत्ति में इतनी बड़ी संख्या में सिक्के किसी दूसरे पुरातात्विक स्थल पर नहीं पाए जाते हैं। धन्यवाद।